अब से फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन में कह रहे हैं फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट सफिशिएंट टू पुल अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 10 केजी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हम लोगों ने 49 न्यूटन का एक फोर्स लगाया है किसी 10 केजी के ऑब्जेक्ट के ऊपर, और कह रहे हैं वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को जस्ट पुल करने के लिए सफिशिएंट है। जस्ट सफिशिएंट है। जस्ट सफिशिएंट मतलब ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं हो रहा है, लेकिन इट इज जस्ट सफिशिएंट टू मूव, मतलब इसके बाद थोड़ा भी फोर्स लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। फिर आगे हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फोर्स आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रखा है दैट फोर्स इज 49 न्यूटन एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा है फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट सफिशिएंट टू पुल अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 10 kg ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू बताइए एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू पता चल गया तो क्या हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं? म्यू और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बेटा क्या रिलेशन होता है? म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा पढ़ा है आपने या tan थीटा पढ़ा है आपने? अल्फा या थीटा कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सही है, मतलब म्यू मिल जाएगा तो ये आ जाएगा। सही है, अब मैटर ये है कि ये म्यू कैसे आएगा। उसके लिए मैंने आपको फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ाया था, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। याद है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, सो एफ प्रोपोर्शनल टू एन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आप लोगों ने कितनी पढ़ी थी? एफ इज इक्वल टू म्यू एन। तो जरा सोचो, अगर 49 न्यूटन का फोर्स जस्ट सफिशिएंट है मूव कराने के लिए, तो ये कौन सा केस है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग है, या ये काइनेटिक है? लिमिटिंग केस है ना। इसका मतलब लिमिटिंग केस में जो अप्लाइड फोर्स होता है क्या वही फ्रिक्शन के बराबर होता है? यस, स्टैटिक में भी यही होता है। जो अप्लाइड फोर्स होता है दैट विल बी इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ये उसका डेफिनेशन है। और लिमिटिंग का ही मतलब स्टैटिक का ही मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? लिमिटिंग। इसका मतलब यहां पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है Fl, क्या वो 49 न्यूटन के बराबर है? बोलो भाई। और यही फ्रिक्शन 49 न्यूटन जो है दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है और उस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg का, तो बेटा उसका वेट कितना होगा? 100 न्यूटन mg। जी की वैल्यू 10 ले लिया मैंने, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा। क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितने के बराबर है? 100 के बराबर। तो क्या इसको हम लोग यहां पर म्यू एन इज इक्वल टू 49 ऐसा लिख सकते हैं? तो म्यू की वैल्यू कितनी आई भाई? 49 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0. ये म्यू कौन सा म्यू है? मतलब ये म्यू एस है, ये म्यू के है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का है। लिमिटिंग बताया ना आपने। देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन का ना म्यू एल कुछ नहीं होता, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है, ये होता म्यू एस ही है। कुछ बात समझ में आ रही है? ये होता म्यू एस ही है। तो हम लोगों ने यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाला म्यू, वो म्यू कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन का। क्लियर? वैल्यू कितनी आई? 0.49। और अगर ये 0.49 है तो यही किसके इक्वल होगा? tan अल्फा के। तो अल्फा कितना होगा बेटा? tan इनवर्स 0.49। क्या ये समझ में आया? कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, जिसमें कह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए 49 न्यूटन का फोर्स जस्ट सफिशिएंट था। अगर वो जस्ट सफिशिएंट है मतलब बेटा वही उसके ऊपर लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्लियर? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इस ऑब्जेक्ट पर अभी नेट फोर्स कितना है? इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना है? 0। क्यों 0? क्योंकि मूव नहीं हो रहा। जितना आगे लगा होगा उतना ही फ्रिक्शन लगा होगा। बोलो, यही तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में। क्लियर? तो ये सबसे पहला आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमसे और है, कह रहे हैं अ क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1/√3।
मतलब म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1/√3। डिटरमाइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन ब्लॉक जस्ट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। कह रहे हैं कि अगर एक कोई ब्लॉक है वो किसी ऐसे प्लेन पर है जहां पर म्यू की वैल्यू है 1/√3 के बराबर, तो आप हमें इंक्लिनेशन का वो एंगल बताइए जिस पर वो जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखो कह रहे हैं अ क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3। इंक्लाइंड प्लेन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 1/√3 के बराबर है। डिटरमाइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि थीटा एंगल बताइए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन द ब्लॉक जस्ट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अगर ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला है तो थीटा कितना होगा। एक चीज मुझे बताइए, क्या मैंने कोई ऐसा थियोरेटिकल चीज आपको पढ़ाई जिसमें ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है? कोई ऐसा एंगल पढ़ाया है मैंने? एंगल ऑफ रीपोज याद करिए। एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था tan अल्फा, और एक पढ़ाया था एंगल ऑफ रीपोज। रीपोज वाले एंगल पे मैंने यहां पे रख के दिखाया भी था कि ऑब्जेक्ट कब सरकना शुरू करता है, उसी पर्टिकुलर एंगल को एंगल ऑफ रीपोज कहते हैं। और एंगल ऑफ रीपोज किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ रीपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप लोगों ने लिखा भी होगा, कॉपी पलट के आप देख सकते हैं अगर आपने लिखा हो, थीटा बराबर अल्फा, ठीक, इक्वल होता है। तो फिलहाल यहां पर आपसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है? एंगल ऑफ रीपोज। बोलो, यही थीटा इंक्लिनेशन का ही यही एंगल तो होता है एंगल ऑफ रीपोज। और म्यू से कौन सा एंगल मिल सकता है हमको? यस, यहां से हमको मिलेगा tan अल्फा। tan अल्फा बराबर 1/√3 है, तो बेटा अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया। ये अल्फा कौन सा एंगल है? यस, इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल ऑफ रीपोज, बट एंगल ऑफ रीपोज इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दैट मीन्स हियर दिस एंगल थीटा इज ऑल्सो 30 डिग्री। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में यहां एक लाइन लिखना पड़ेगा, एज वी नो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रीपोज, हेंस एंगल ऑफ रीपोज इज 30 डिग्री। इतना इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। अब आपकी एनसीईआरटी में आया हुआ एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस क्वेश्चन में है, कह रहे हैं मास ऑफ 4 kg। सो ये वाला तो आ गया ना क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं मास ऑफ 4 kg rest on a horizontal plane. The plane is gradually inclined at an angle of 15 degree with horizontal. The mass just begins to slide. कह रहे हैं कि एक ब्लॉक था जो कि 4 किलो का था, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया, मान लो इस टेबल पे हमने रखा, और फिर इस टेबल को हम धीरे धीरे उठा रहे हैं, जैसे उस दिन हमने उठा के दिखाया था। 15 डिग्री तक हमने उठाया और 15 डिग्री पर जस्ट ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू हो गया। इसका मतलब एंगल ऑफ रीपोज कितना है? सही है। फिर हमसे आगे बोल रहे हैं व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। ब्लॉक और सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? सेम क्वेश्चन है। अगर एंगल ऑफ रीपोज हमें पता है तो क्या हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पता है 15 डिग्री? और अगर ये पता है तो बेटा म्यू भी पता है tan अल्फा। यानी कि आंसर कितना हो गया? tan ऑफ 15 डिग्री। इज दिस क्लियर? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। इसमें आपसे एंगल ऑफ रीपोज पूछ रहे हैं और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं, मतलब म्यू पूछ रहे हैं। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहे हैं अ बॉडी रोल्ड ऑन आइस विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 4 मीटर। कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दीजिए। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रोल कर रहा है। कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू 4 मीटर, टोटल वो कितना चला है? 4 मीटर।
कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आप हमें म्यू की वैल्यू बता दीजिए। एक चीज मुझे बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था और वो फाइनली रुक गया, तो बेटा क्या उसको ब्रेक लगाया गया है? मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा। बिना रिटार्डेशन के क्या कोई ऑब्जेक्ट रुक सकता है? नहीं रुक सकता। मतलब इसको रोकने की कोशिश की गई होगी। रोकने की ही कोशिश कौन करता है? फ्रिक्शन। क्योंकि यहां म्यू की बात कर रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन रहा होगा। क्लियर? तो हमसे यही म्यू की वैल्यू पूछी जा रही है, कैसे मिल सकता है? अगर v दिया है, u दिया है, s दिया है, तो क्या इनको देख के इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं याद आता है? इस तरह के क्वेश्चन आप क्लास 9th से करते आ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से भाग रहा है और बताओ ब्रेक लगा के कितनी डिस्टेंस में रोक लेंगे हम। इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। ये वही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जरा मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ, देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, कौन सी यूज करें? थर्ड वाली। तो यहां पर आप सीधे सीधे थर्ड इक्वेशन यूज करोगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v 0 है, u की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 4। तो बोलो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? माइनस का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? एक 8 से 4 इंटू 2, एक 8 कैंसिल हो जाएगा कॉमन हो गए, ठीक। केवल -8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन आया, लेकिन हमसे एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहे, हमसे पूछ रहे हैं म्यू। ये कैसे आएगा बताओ भाई? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो भाई इसका वेट लगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और फ्रिक्शन का फोर्स तो ऑब्वियस है पीछे लग रहा होगा, है ना। मान लो कोई फोर्स इस पर है आगे की तरफ, भाई फोर्स होगा तभी एक्सेलरेशन रहा होगा। इसका मतलब ये वाला फोर्स इस फ्रिक्शन के बराबर रहा होगा। बताओ भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स होता है क्या वो ma के बराबर होता है? देखो ये कौन सी कंडीशन में अभी ऑब्जेक्ट है? अगर आप फाइनली रोक रहे हो तो वो डिसेलरेशन में ना, रिटार्डेशन में है। मूव कर रहा था लेकिन अभी वो किसमें है? रिटार्डेशन में है ना। फाइनली हमने उसको रेस्ट पे ला दिया, तो नेट फोर्स कितना होगा? इक्वल होगा। और यही फ्रिक्शन कितने के बराबर हो जाएगा भाई? म्यू एन के बराबर। तो आप जरा सोचो, एम ए जो होता है, क्या ये म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट के बराबर होगा? वेट बोलो mg के बराबर होगा। बोलो यार, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या म्यू जी आ जाएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या म्यू जी आ जाएगी? और अगर एक्सेलरेशन -8 है तो फिर म्यू कितना हुआ? तो म्यू इज इक्वल टू a बाई जी, सो दैट विल बी 8/10 यानी कि 0.8। क्या ये बात समझ में आया? देखो ये निगेटिव नहीं होगा। यहां पर जो निगेटिव होता है एक्सेलरेशन, वो क्या शो कर रहा है? रिटार्डेशन को, दैट इज रिप्रेजेंटिंग की वेलोसिटी घट रही है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है ना ये निगेटिव। वो निगेटिव यहां रखने का हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो म्यू होता है ये कभी भी निगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आंसर आ गया हमारा 0.8 के बराबर। इज दिस क्लियर? कोई डाउट हो भाई तो बताइए। क्लियर है? और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जो मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में भी कहा था कि भाई जो जैसी चीजें आप पढ़ रहे थे सेम वैसे ही पढ़ोगे, सिर्फ एक फोर्स और बढ़ जाएगा, और वो फोर्स होगा फ्रिक्शन का। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों को एक ट्रॉली कोई दिखा रहे हैं, इसमें कोई ट्रॉली है, टायर वायर लगा हुआ है, और ट्रॉली से कोई वायर घूम के पुली के सहारे कोई ऑब्जेक्ट इधर लटका हुआ है। ऑब्जेक्ट का मास दिखा रहे हैं 3 kg और ट्रॉली है 20 kg। ये है 20 kg, ये वाला है 3 kg। क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूं क्या है। क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर। तो देखो ब्लॉक है, ट्रॉली है, सिस्टम है, इसका एक्सेलरेशन चाहिए। इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड सरफेस इज 0.04, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.04 के बराबर,
व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब एक्सेलरेशन बता दीजिए, टेंशन बता दीजिए, और जी की वैल्यू 10 है, जी 10 है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं पहले भी, सेम क्वेश्चन है, ये भी आप कॉपी पलट के देख सकते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा। सेम तरह का क्वेश्चन जब पुली कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, पुली वाले एक दिन सब क्वेश्चन करवाए थे, उस दिन मैं इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब सिर्फ एक चीज ऐड हो गई, क्या? फ्रिक्शन। तो आप जरा सोचो, अगर यहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो भाई इसका वेट नीचे लगेगा, इसका वेट कितना है? 30 न्यूटन mg, है ना। रस्सी में क्या होगा? टेंशन। इधर भी क्या होगा? टेंशन। अगर ये ट्रॉली बढ़ेगी आगे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। इसका भी वेट कितना है भाई? इस पर भी लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन, यहां नॉर्मल रिएक्शन है नहीं, ठीक। अगर ये 1 मीटर नीचे जाएगा तो बोलो ये 1 मीटर आगे जाएगा, सेम रस्सी से जुड़ा है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी क्या होगा? अब इक्वेशंस केवल आप बता दीजिए, इसके लिए इक्वेशन बोलो। हाँ, 30 माइनस टी 3a, सही है। इसके लिए बताओ। टी माइनस 200, भाई डी इधर है, 200 इधर से क्या लेना देना? टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। कितना होगा? भूल गए आप लोग? सब पढ़ के डिलीट कर देते हो क्या? पढ़ने के बाद खर्च से डिलीट उड़ गया, सब गायब। भाई अगर ये नीचे जा रहा है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक। तो इसके ऊपर नेट फोर्स किधर की तरफ रहा होगा? नीचे की तरफ। और अगर ये आगे बढ़ रहा है तो इस पे नेट फोर्स किधर रहा होगा? आगे की तरफ। और यहां पर दो फोर्सेस हैं, एक आगे और एक पीछे। तो T माइनस एफ दैट विल बी नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मान लो 20 न्यूटन ये, 5 न्यूटन ये, तो आगे की तरफ का फोर्स कितना हुआ? 15 न्यूटन। उसी 15 न्यूटन की वजह से तो आगे बढ़ रहा है। तो कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट पर जो होता है वो ma के बराबर होता है। तो हमने बस वही लिखा, देखो T माइनस एफ दैट इज नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच शुड बी इक्वल टू ma। क्लियर? मैटर बस इतना सा रहा कि सर ये फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन कैसे आएगा? तो फ्रिक्शन होता है बाय म्यू एन। फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एन। और n किसके बराबर है? n इज इक्वल टू 200। अननोन्स कितने हैं हमारे पास? T, A, F, N। 4 थे अननोन, 4 इक्वेशन दिख रही है, n तो सीधे सीधे मिल गया। तो 3 अननोन बचे, इसीलिए हमारे पास 3 एक्स्ट्रा इक्वेशंस भी हैं। क्लियर है? अब बेटा सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, T और A की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको कहो तो सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, वैसे मैं करवा चुका हूं इस तरह के क्वेश्चन। बोलो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? म्यू हमें पता है 0.04। तो क्या आप इसमें 200 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कितना आएगा? 200 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.04 इंटू 200 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 8। तो यार फ्रिक्शन हो गया 8 के बराबर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? T माइनस 8 इज इक्वल टू 20A। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। T माइनस 8 इज इक्वल टू 20A। दोनों इक्वेशंस को क्या करें? ऐड। जैसे ही आप ऐड करोगे बोलो T से T कैंसिल, 30 माइनस 8 और इनको ऐड करोगे 23A। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट हो इसमें बताइए? क्लियर है? और ये एक्सेलरेशन किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दो तो टेंशन आ जाएगा। T की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालता हूं इससे, तो जरा चेक करिएगा, T इज इक्वल टू 8 प्लस 20A आएगा, और A की वैल्यू है ये, तो बनेगा 8 प्लस ये कितना बनेगा? 440/23। अब ये तो आपको सिंप्लीफाई करना है, खाली एलसीएम लेकर
कर पाएंगे? तो टेंशन की वैल्यू सॉल्व होकर के आनी चाहिए 27.12 न्यूटन। ऐसा कुछ आएगा? देखो 440/23 है, अगर 23 की जगह मान लो 22 होता तो 440/22 मतलब 20, 20 + 8 लगभग 28। तो आंसर लगभग 28 के पास आना चाहिए, और है आंसर लगभग 28 के पास, मतलब सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी आपको अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको एग्जैक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर है जेई का, नीट का, तो आप इसी तरीके से सोचोगे कि यार 440/23, अब ये नहीं लेके मार 23 से डिवाइड करना शुरू कर दिया नीट के पेपर में, जेई के पेपर में। वहां आप यही दिमाग लगाओ कि अगर 23 ना होता, मान लो 22 होता, तो 440/22 20, 20 + 8 28। अब तुम देखो अपने ऑप्शन में से 28 के पास कौन सा आंसर है, जो हो बस उसे टिक मार दो, काम खत्म। ठीक, फिलहाल और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास और है जिसमें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ मुझे, क्लियर है ना? और देखिए क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा डायग्राम है। ऐसा डायग्राम है, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी है, इसका मास कुछ m1 है, इसका मास कुछ m2 है, इसके ऊपर F फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ब्लॉक ए ऑफ मास 4 kg, यानी m1 कितना है 4 kg, रेस्ट ऑन अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 5 kg, तो m2 है 5 kg के बराबर, एंड ब्लॉक बी रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। बी जो है वो टेबल पे रखा है, तो वो भी डायग्राम में शो हो रहा है, टेबल पर है। फॉर स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक ए ऑन बी अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन इट। कह रहे हैं कि फॉर स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक ए ऑन बी, अगर ए वाले ब्लॉक को बी पर आप स्लाइड करवाना चाहते हो, ए वाले को बी पर अगर स्लाइड करवाना चाहते हो, तो फ्रिक्शन कितना, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन इट। 12 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है। हाउ मच मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन बी सो दैट बोथ ए एंड बी मूव टुगेदर। कह रहे हैं मैक्सिमम कितना फोर्स मैं बी पर लगा सकता हूं अगर ए और बी दोनों एक साथ मूव कर रहे हो तब। ऑल्सो फाइंड आउट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाई दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये भी बताइए। ये हमारा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन पहले सुन लो आराम से। एक ऑब्जेक्ट बी है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ए रखा है, दोनों के मास हमें पता है, एक 4 किलो का, एक 5 किलो का है। ऊपर वाला 4 किलो का है, नीचे वाला 5 किलो का है। एक 4 kg का है और एक 5 kg का है। ठीक, हमसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, फॉर स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक ए, फॉर स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक ए ऑन बी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन इट। कह रहे 12 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है अगर आप ए को बी के ऊपर स्लाइड कराना चाहते हैं तो। ठीक, अब कह रहे हैं बताइए मैक्सिमम फोर्स मैं कितना लगा सकता हूं सो दैट बोथ ए एंड बी मूव टुगेदर। अगर मैं दोनों को मूव कराना चाहता हूं तो मैं मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स कितना मुझे अप्लाई करना है, लगाओ दिमाग जरा। 12 का फोर्स ए पे लगेगा, बी पर, तो बी पे लगा तो ये कैसे लगेगा? यही तो सोचने वाली बात, यही तो दिमाग लगाने वाली बात है कि मैं फोर्स एक पे लगा रहा हूं, मूव दूसरा क्यों करेगा। देखो यहां अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करता हूं तो पहली बात तो ये टेबल कैसा है, देखो फ्रिक्शनलेस है क्या? हाँ, कह रहे हैं ब्लॉक बी रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि नीचे वाला ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है।
ठीक, अगर मान लो तुमने इधर एफ फोर्स लगाया होगा तो ऑब्वियस तो यही है, नीचे कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो ये वाला ब्लॉक किधर जाने की कोशिश करेगा? अगर ये आगे जाएगा तो इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? भाई नीचे से फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है लेकिन ऊपर से तो मिलेगा, ए और बी के बीच में तो फ्रिक्शन है, ठीक, तो ये फ्रिक्शन किधर लगेगा? पक्की बात है, अगर फ्रिक्शन पीछे लगेगा इस पर तो M1 पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? बोलो यार, मैंने आपसे कहा था अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो उनमें हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगेगा। कहा था अगर दो ऑब्जेक्ट, दो बॉल्स को भी अगर कांटेक्ट में ले आओ तो ये वाला बॉल अगर इसको इधर धक्का देगा, रिपेल करेगा, तो ये वाला भी इसको इधर की तरफ देगा। इस तरह के फोर्सेस मैंने आपको बताए थे रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, और रिएक्शन टाइप के फोर्सेस बोलो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये फ्रिक्शन का फोर्स क्यों आया है? क्योंकि ए बी के ऊपर रखा है, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। अगर इस पर फ्रिक्शन पीछे है तो इस पर फ्रिक्शन आगे होगा, और यही फ्रिक्शन ही है जो इसको आगे बढ़ाएगा। अब बताओ, बात समझ में आ रहा है क्यों आगे बढ़ेगा? ठीक, अब बताइए 12 न्यूटन का बता रहे हैं आपको फोर्स, 12 न्यूटन का फोर्स, एक चीज मुझे बताओ, ये M1 वाला ब्लॉक बेटा कब मूव करना शुरू करेगा? क्या 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 क्या? मतलब ये फ्रिक्शन बराबर में MA लगा दूं, कौन सा फोर्स? 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन लगा किस पे रहे हो? क्वेश्चन में क्या दिया है? 12 न्यूटन किस पे लग रहा है? नीचे के ऊपर? तब फिर ऊपर कैसे लगा देंगे हम जबरदस्ती? दोनों लगाएंगे, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे थोड़ी होता है। भाई देखो, न्यूमेरिकल का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन में दिया होगा वही करेंगे ना, कि हम अपने हिसाब से पहले उसको भी धक्का दें इसको भी धक्का दें, दोनों थोड़ी करेंगे। भाई हमसे क्या बोला गया? कह रहे फॉर स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक ए, ध्यान से सुनो, स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक ए ऑन बी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन इट। ये लाइन है। अब आप मुझे बताइए, देखो अगर तुम चाहते हो कि ये ब्लॉक स्लाइड करे सच में, तो वो स्लाइडिंग वाला काम जो है क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट बाद होगा? बोलो यार, और लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होता है? फ्रिक्शन। पक्की बात है। उस समय अगर मैंने 12 न्यूटन लगाया होगा तो वही 12 न्यूटन फ्रिक्शन के बराबर रहा होगा। बोलो यार, अगर 12 न्यूटन फ्रिक्शन के बराबर है तो वही फ्रिक्शन इस पर है, वही फ्रिक्शन उस पर भी है। ये तुम फायदा निकाल सकते हो। तुम्हारा आंसर चांस की बात कैसे आ गया? इसी वजह से आ गया, इसी वजह से आ गया। अभिनव सोचा हमने 12 न्यूटन ऊपर लगाया, नहीं, हमने 12 न्यूटन यही लगाया जहां लगा था। क्लियर? बस ये है क्योंकि वो किस कंडीशन में है? लिमिटिंग में। किस कंडीशन में? लिमिटिंग में। और लिमिटिंग कंडीशन तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होता है? फ्रिक्शन के बराबर होता है। मतलब इस कंडीशन में इस पर लगने वाला ये जो एफ फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है 12 न्यूटन का, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव एफ इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो जरा यहां से आप मुझे बताइए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू एन के बराबर है ना। तो म्यू टाइम्स एन कितना होगा? इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इस पर? 4g के बराबर है ना, 40 के बराबर। तो इसको हम लोग अगर ऐसा लिखें तो यहां से बेटा म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो भाई, कितना मिलेगा? 0. चेक कर लो भाई, सही है। इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, बोलो ये हमको मिल गया। ठीक, अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहे हैं? ये तो एक फर्स्ट लाइन जो इन्होंने बोला। सेकंड लाइन सुनो, कह रहे हैं हाउ मच मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन बी सो दैट बोथ ए एंड बी मूव टुगेदर।
ए और बी दोनों मूव करें, ठीक, एक साथ मूव करें दोनों, उस सिचुएशन में मैं मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता हूं? What will be the maximum force applied in this situation? भाई म्यू की वैल्यू तो आ गई 0.3 के बराबर। अब आप बस मुझे ये बताएं मैक्सिमम में कितना फोर्स लगा सकता हूं? देखो थोड़ा सा फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन चैप्टर ऐसा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, तो थोड़ा तो दिमाग भाई लगाना पड़ेगा। बताओ जरा। है अच्छा एक चीज बताइए, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जब भी होता है तो वो मैक्सिमम बढ़ सकता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को इंक्रीज कर सकता है ना डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक वाला फ्रिक्शन था, जिसमें याद करो एकदम लास्ट क्वेश्चन पिछली क्लास का, एकदम लास्ट क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन में सब अटक गए थे, कुछ एक्सेलरेशन मैंने दिया था ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उस समय मैंने ये बोला था कि जो एक्सटर्नल फोर्स होएगा वही फ्रिक्शन के बराबर होगा, वैसी वाली कुछ बात यहां पर भी है, ठीक। अगर मैं चाहता हूं मैक्सिमम फोर्स में कितना लगा सकता हूं, तो जरा सोचो, मैक्सिमम फोर्स होगा दोनों को मूव कराने के लिए, तो वहां पर फ्रिक्शन दोनों पर ही कहीं ना कहीं दोनों का मोशन अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का जो फोर्स है बोलो इसके भी मोशन को अपोज करता है और कहीं ना कहीं इसके भी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक। तो मैक्सिमम फोर्स जो मैं यहां पर लगा सकता हूं दैट विल बी म्यू टाइम्स m1 प्लस m2g के बराबर। अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कराना है तो मैक्सिमम फोर्स कैसे पता करते हो? म्यू टाइम्स टोटल नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे भाई, बोलो यार, m1 प्लस m2g के बराबर, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.3, तो म्यू है, m1 प्लस m2 करोगे कितना आएगा 9 इंटू 10, तो ये फोर्स कितना आया 27 न्यूटन, यानी कि मैक्सिमम में कितना फोर्स लगा सकता हूं 27 न्यूटन तक, सही है, 27 न्यूटन तक का फोर्स जब आप लगाओगे, देखो अगर मैं इमेजिन करो, अगर इस बी वाले पे आप मान लो फोर्स लगाओ 50 न्यूटन का, क्या होगा, ये सरक जाएगा, ये खट से नीचे गिर जाएगा, बोलो। लेकिन अगर आप चाहते हो दोनों मूव करें एक साथ, मैं इस पे फोर्स लगाऊं और ये उसके ऊपर ऐसे पड़ा रहे, तो ऑब्वियस एक लिमिटेड फोर्स होना चाहिए ना, उस पर्टिकुलर फोर्स से ज्यादा लगाओगे तो फिर ये तो सरक जाएगा, ये धड़ से नीचे गिरेगा, बोलो, ऐसा होता है। अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको किसी सरफेस पे ऐसे चलाना है, ठीक, ये उसी पे रखा रहे, और अगर मैं नीचे वाली सरफेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा दूंगा तो ये ऑब्वियस है गिर जाएगा, ठीक। तो वो पर्टिकुलर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जहां तक वो नहीं गिरेगा, वो उसी के ऊपर रहेगा, तो तभी होगा दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? फ्रिक्शन होता म्यू एन के बराबर, बोलो यार। नॉर्मल रिएक्शन अभी तक 12 न्यूटन वाले केस में हमने कितना लिया 40 के बराबर, केवल 4 इंटू 10 के बराबर। अभी मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन कितना हो सकता है जब टोटल मास ले लेंगे, टोटल वेट ले लेंगे हम, टोटल वेट कितना हो सकता है भाई 9 किलो, उसके करस्पॉन्डिंग 90 न्यूटन, बोलो यार। जैसे ही 90 न्यूटन यहां पे रखा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, क्लियर। अब इस मैक्सिमम वैल्यू पर एक्सेलरेशन बताइए कितना है? टोटल फोर्स जो होता है क्या वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है? टोटल फोर्स है 27 न्यूटन का, टोटल मास कितना है 9 किलो, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? सो F बराबर m इंटू ए। कुछ समझ आया? देखो फिजिक्स है भाई, जितना दिमाग लगा दो उतना कम है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास और है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट हो भाई पूछ लो अभी। बढ़िया क्वेश्चन है, डाउट के चांसेस भी रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अगला जो मैं बताने चल रहा हूं दैट इज अगेन गुड क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं मास ऑफ 200 kg रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री। थर्टी डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है और ये कितना था, 2 kg का मास था। 200 kg का था, ठीक है। 200 kg का ऑब्जेक्ट है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3, म्यू की वैल्यू है यहां पर 1/√3 के बराबर। ये ऑब्जेक्ट था 200 किलो का, टू 200 kg का ऑब्जेक्ट था और म्यू की वैल्यू थी 1/√3 के बराबर। फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम। अगर इस मास को इक्विलिब्रियम में रखना है तो आप मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स की वैल्यू बताइए इस ऑब्जेक्ट पर जो हम लगा दें और ये इक्विलिब्रियम में बना रहे हैं। क्वेश्चन कुछ समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा एक ऑब्जेक्ट है जो कि 200 किलो का है, वो 30 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 1/√3 के बराबर। आप इस ऑब्जेक्ट पर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स बताइए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता हूं तो। ये मैटर ये कहता है कि सर मैक्सिमम फोर्स कब रिक्वायर्ड है और मिनिमम फोर्स कब रिक्वायर्ड है। देखिएगा जरा, अगर फोर्सेस में शो करूं, बोलो 2000 न्यूटन का वेट हो गया, सही है। नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लगेगा। अगर ये एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा, इस 2000 न्यूटन के बोलो कंपोनेंट होंगे। इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होता है, और इधर की तरफ इतने में किसी को कोई डाउट? ये जो फोर्स है 2000 sin 30 का, ये फोर्स ऑब्जेक्ट को किधर ले जाने की कोशिश करेगा, नीचे। ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो इस पे बोलो फ्रिक्शन ऊपर लगा दें ऐसे, पक्की बात है, ठीक। और इसमें क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स बताओ जो मुझे यहां लगाना पड़ेगा इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो लेट अस सपोज मैंने यहां इसके ऊपर एक F फोर्स लगा दिया भैया। लेट अस कंसीडर्ड वी हैव अप्लाइड F फोर्स इन दिस डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, सही है। और सेम सिचुएशन को अगर मैं यहां पर देखूं तो अगेन बोलो 2000 ये होगा, फिर से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, फिर से एंगल 30 होगा, फिर से इसके कंपोनेंट होंगे 2000 cos 30, फिर से इधर की तरफ कंपोनेंट होगा 2000 sin 30। अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो, भाई इसमें तो नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगा, अगर ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस बार, और ऊपर अगर जा रहा होगा तो कोई ना कोई फिर से हमने फोर्स लगाया होगा, मान लेते हैं वो फोर्स F', सही है। यही तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और अगर ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। आप मुझे ये बताओ डायग्राम को देखकर मैक्सिमम फोर्स किस सिचुएशन में लगाना पड़ेगा, उधर या इधर, इस वाले में। और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी है, F' बराबर दिस प्लस दिस, जबकि यहां पर सीन क्या है, F प्लस स्मॉल f बराबर दिस।
बोलो यार। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू 2000 साइन 30, ऐसा बनेगा। तो यहां से कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी आएगी, देखो साइन 30 1/2 होता है, तो ये 1000 बन जाएगा। 1000 माइनस फ्रिक्शन, ये बना कैपिटल एफ। और यहां पे आप चेक करिए एफ डैश की वैल्यू कितनी बनेगी, 1000 प्लस फ्रिक्शन। बोलो, तो ये बड़ा या वो बड़ा? ऑब्वियस है, दिस इज मैक्सिमम फोर्स एंड दिस इज मिनिमम फोर्स। बाकी अब तो सॉल्व करना है। फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा म्यू एन के बराबर होती है, तो जरा आप चेक करिएगा, 1000 माइनस फ्रिक्शन म्यू एन, और म्यू कितना है भाई 1/√3। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, कितना है 2000 cos 30 कितना होता है, कैंसिल, कितना आया, ये क्या आ गया। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कितना है, क्यों 0? यस, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी हमें। बोलो यार, ये सॉल्व करने की जरूरत हमें थी ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग और लगा लिए होते पहले, देखो मैंने तो वो कर दिया जो एज अ स्टूडेंट हमें करना चाहिए, मतलब एक बच्चा जो सोचता है मैंने वो कर दिया कि सर कब मिनिमम कब मैक्सिमम, तो हमने दोनों डायग्राम बना दिए, दिखा दिए। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते ही समय, इनफैक्ट सॉल्व तो बात की बात है, क्वेश्चन पढ़ते ही समय ये समझ में आ गया था, अगर म्यू की वैल्यू 1/√3 है तो बोलो अल्फा कितना 30 डिग्री। बोलो यार, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना 30 डिग्री, और अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही एंगल ऑफ इंक्लाइंड है तो यही तो एंगल ऑफ रिपोज है। बोलो यार, तो ये ऑब्जेक्ट वैसे भी किस कंडीशन में था, इक्विलिब्रियम, कोई फोर्स लगाने की जरूरत, इसीलिए मिनिमम फोर्स तो वैसे ही पता था हमें 0 है। सही है। अब आते हैं मैक्सिमम फोर्स कितना है, तो मैक्सिमम 2000 हो गया। अगेन म्यू एन, म्यू की वैल्यू फिर से वही है, नॉर्मल रिएक्शन फिर से वही है, 2000 √3/, ये कैंसिल हो गया, सो दैट इज, एनी डाउट? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज 0 न्यूटन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एंगल ऑफ रिपोज पर है। और मैक्सिमम अगर तुम चाहते हो कि और कितना लगा दें हम फोर्स, तो भैया फिर 2000 न्यूटन का फोर्स लगाओ, वो भी ऊपर की तरफ, ठीक, तब ये सीन बनेगा। कोई डाउट हो तो बताइए। बाकी देखो, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको उस वाली क्लास में कराए थे, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ फिर से देखने को मिलेंगे। सिर्फ वही एक काम करना है, फ्रिक्शन अप्लाई कर दें, ठीक। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको मिल जाएं वो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। अगली क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन का बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड, कि जब हम लोग रोड पर टर्न करते हैं तो कई बार हम लोग साइकिल या बाइक स्कूटी को थोड़ा बेंड करा लेते हैं। कुछ लोग रंगबाजी में करा लेते हैं और कुछ लोग मजबूरी में करा लेते हैं। कुछ लोग फैल ही जाते हैं, बोलो मोड़ते मोड़ते खुद ही फैल गए रास्ते में, ये भी हो जाता है। तो वो उसके कारण की तरफ हम लोग जाएंगे कि आखिर बेंडिंग क्यों होती है। अगर आप लोगों ने रेसिंग देखी हो कभी, वो जो बाहर होती है ना, वो रेस कौन सी होती है, स्पोर्ट्स वगैरह पे आया करती है, उसमें तो एकदम लेट ही जाते हैं भाई, एकदम देखा होगा आपने, बाइक एकदम लेटा लेते हैं, उनके पैर, उनका घुटना और नीचे का जो सरफेस है उसमें केवल इतना सा हमें लगता है डिफरेंस रहता है। आप लोग कोई यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, एकदम टर्न करा के ऐसे मोड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों, उसका रीजन क्या है, व्हाई दैट टर्निंग, तो उसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रैक्टिकल चीजें हैं, मतलब फील होंगी आपको, मजा आएगा पढ़ने में, समझने में, अगर समझोगे तो।